आप देख रहे हैं ज़ीरो आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले एक ऐसा वीडियो आपको दिखाते हैं जो आज तहलका मचा रहा है इस्लामिक दुनिया में, और वो इसलिए क्योंकि एक पाकिस्तानी मौलाना इंटरनेट पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से मौलाना साहब नाच रहे हैं वो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि लगता है कि कथक से काफ़ी प्रभावित होते दिख रहे हैं। आप उन्हें देखिए, काफ़ी अदाएँ उनकी दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के मौलाना साहब एक गाने को कुछ इस कदर सुनते सुनते उसके में डूब गए कि उन्होंने कमरा बंद किया और पूरे मन और तन से नाचने लगे। और उनका नाच अपने आप में एक मुहिम बनता दिख रहा है और इस पर ज़बरदस्त तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हालांकि डांस करना मौलाना साहब को अब महंगा भी पड़ गया है। एक मौलाना होकर इस तरह से डांस करना और उनका वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर आना अपने आप में काफ़ी है कि लोग न सिर्फ उन्हें ट्रोल करें बल्कि तरह तरह की बातें लिखें। इस पर देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के मौलाना साहब का ये वीडियो आज हिंदुस्तान की सुर्खियां बना हुआ है। और आइए, ये खबर आपके लिए वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है और आर्थिक दिशा में हम हर दिन नए मुकाम को हासिल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में आर्थिक तरक्की का सबसे ज्यादा फायदा किस तबके को हो रहा है? समाज के उस सिर्फ 1% लोगों को, जिनके पास आज दरअसल हमारे देश का लगभग 75% धन है। जी हां, हमारे तथाकथित तौर पर अगर इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर सकूं, हमारे धन पशु के पास कहीं ज्यादा पैसे हैं और हमारा गरीब आज पहले से कहीं ज्यादा गरीब है। यह है हमारे देश की बड़ी ही गड़बड़ और गंडमड़ अर्थव्यवस्था, क्योंकि पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में करोड़पति और ज्यादा बड़े हो गए हैं, कहीं ज्यादा पैसे आ गए उनके पास, और जिनके पास पैसे कम हैं, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, वो पहले से और ज्यादा कंगाल हो चुका है। इस आर्थिक तरक्की को आप कैसे देखेंगे? जाहिर सी बात है, ये वो आर्थिक तरक्की नहीं है जिसे महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के लिए सपने में सोचा था। कुछ इस अंदाज में हमारे देश में लोगों की कमाई बढ़ रही है, यानी जो अमीर ऊपर बैठे हैं उनकी जेबों में आने वाली कमाई बढ़ती जा रही है, और जो गरीब नीचे हैं उन्हें अपना पैसा बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे वजह है एक सर्वे, जिसके जरिए हमारे देश में करोड़पतियों की तादाद और गरीबों की हालत को दिखाया गया है। सर्वे के मुताबिक भारत का 73% पैसा 1% अमीरों के हाथों में है, जबकि भारत के 67 करोड़ गरीब यानी आधी आबादी की कमाई सिर्फ 1% बढ़ी है। यानी भारत में अमीरी और गरीबी के बीच का फासला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस फासले को सर्वे रिपोर्ट में एक तरीके से जाहिर भी किया गया है। भारत में आज जितना एक टॉप कंपनी का बड़ा अधिकारी कमाता है, उतना कमाने के लिए एक भारतीय मजदूर को 941 साल का वक्त लगेगा। यानी अगर गरीब की औसत उम्र 90 साल भी मान ली जाए तो एक गरीब की 10 पीढ़ियां मिलकर उतना कमा पाएंगी जितना आज की तारीख में एक अमीर कमाता है। अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बयां करता ये सर्वे दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी पेश किया जाएगा। गरीबों की उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री मोदी दावोस में इस सर्वे को देखें और देश के गरीबों के लिए कुछ सोचें। टीम न्यूज़ नेशन। अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब या तो जहां थे वहीं हैं या और ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच का फासला हिंदुस्तान में जिस कदर बढ़ रहा है, यह प्रदर्शित करता है कि यह असंतुलित जो तरक्की है ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए कहीं ज्यादा सामने है। जाहिर सी बात है, मौजूदा सरकार की निंदा भी इसी मुद्दे पर विपक्ष करता है, लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ मौजूदा सरकार जिम्मेदार है? ऐसा कतई नहीं है। दरअसल देश में आज 2,36,000 करोड़पति हैं। जी हां, 2,36,000 करोड़पति हमारे देश में है। सिर्फ मुंबई में 41,000 ऐसे करोड़पति हैं जो 200 करोड़ से ज्यादा की उनकी खुद की आय है, और दिल्ली में 20 ऐसे लोग हैं, 20,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास 600 करोड़ से ज्यादा के पैसे हैं। तो आप देखिए, 1 से 5 करोड़ की आय करने वाले लोग आज हमारे देश में प्रति साल की बात हम कर रहे हैं 47,000 के आसपास है, जबकि 2025 तक 5,54,000 लोग 1 करोड़ से ज्यादा की आय कमाने लगेंगे। जाहिर सी बात है, यह आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है यह प्रदर्शित करता है कि आज जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं वो और ज्यादा कमाने लगेंगे, लेकिन गरीबों के लिए क्या वाकई में हमारी सरकार सोच रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो इसे आप असंतुलित ही विकास कह सकते हैं। यह अधूरा विकास है, यह पूरा विकास
कभी नहीं हो सकता। यह अंत्योदय नहीं है। एक और बड़ी खबर अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम जो लोग आज बहुत अमीर हैं या बहुत पैसे वाले हैं वो सिर्फ मोह और माया में लिप्त हैं। हम आपको दिखा जा रहे हैं मुंबई के जैन समाज के 16 ऐसे लोगों की ये कहानी जिन्होंने मोह, माया और धन का लोभ छोड़ा, दीक्षा ले ली। मोक्ष के लिए माया का त्याग, कुछ इसी फलसफे के साथ जैन समाज के इन नौजवानों ने दीक्षा ली। हैरानी की बात यह है कि जिस उम्र में लोग तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने के लिए दिन रात एक कर नाते रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं, उस उम्र में ये नौजवान अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े। नाम स्नेहा, उम्र 26 साल। 26 साल की स्नेहा आईटी की पढ़ाई कर चुकी है, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। जिंदगी के इस आरामदायक सफर पर अचानक स्नेहा का मोह भंग हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। पहले जो लाइफ थी उसमें बोल सकते हो कि खुशी थी, बट इनकम्प्लीटनेस था। यहाँ पे आके वो नहीं है। 2 ईयर हमारे पास ना कोई बैंक बैलेंस, एक पेनी भी हाथ में नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे खुशी अलग ही है। नाम संकेत पारेख, उम्र 26 साल। काबिलियत आईआईटी पास। आईआईटी पास कर संकेत ने कामयाबी के आसमान को छूने की तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन माया की तरफ शुरू हुए इस सफर की मंजिल बना मोक्ष। दौलत कमाना, शोहरत हासिल करना, मानो आज सबकी जिंदगी का मकसद है। लेकिन कभी कभी दौलत शोहरत का ये सफर इंसान को जिंदगी के सही मायनों से इतना दूर कर देता है कि इंसान का माया से मोह भंग हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश और स्वप्निल के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां आतंकी सरगना हाफिज सईद लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की समिति पाकिस्तान जाकर यह तय करना चाहती है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आतंकवादी करार दिया गया हाफिज सईद किस तरह से पाकिस्तान में अपनी गतिविधियों को कायम रखे हुए है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल की घड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान अपने आतंकियों की सुरक्षा और उनकी तारीफ करता है, ऐसा लगता नहीं है कि हाफिज सईद वाकई में बहुत बड़ी मुश्किल झेलने वाला है। प्रस्ताव नंबर 1267 लश्कर से जुड़ा है हाफिज सईद। हाफिज पर प्रतिबंध लगने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यही है मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की पहचान। लश्कर और जमात के इस सरगना पर क्या कार्रवाई की गई है, ये जानने और समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक समिति पाकिस्तान जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि समिति सदस्यों को हाफिज या उसके संगठनों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। वजह साफ है, अगर संयुक्त राष्ट्र की समिति के सदस्य हाफिज से मिले तो पाकिस्तान की पोल खुलनी तय है। अगर पाकिस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो हाफिज सईद और उनके सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ यूएन के लोगों को मिलने देना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की भलाई होगी कि हर बात सामने आ जाए। लेकिन असल बात यह कि सबको पता है कि इस दाल में क्या काला है, और क्योंकि इस दाल में काला है इसलिए हाफिज सईद को दुनिया के सामने पेश करने की बजाय सिर्फ पाकिस्तान में उनको ताली पीटने के लिए रखा जाता है, दुनिया से उनको छुपाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ही तरह अमेरिका ने भी हाफिज को आतंकी घोषित कर रखा है और अमेरिका चाहता है कि हाफिज पर पाकिस्तान जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे। About this, that the Pakistani government has said that no case has been registered against this individual, Hafiz Saeed Sahib. Many of you may recall we talked about this a couple weeks ago about who this individual is. We regard him as a terrorist, a part of a foreign terrorist organization. He was the mastermind, we believe, of the 2008 Mumbai attacks, which killed many people, including Americans as well. पाकिस्तान पर दुनिया का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया के दबाव के आगे पाकिस्तान अपने सबसे खतरनाक मोहरे से सरपरस्ती हटाएगा? टीम न्यूज नेशन। भारत और रूस के बीच एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 ट्रायम्फ को लेकर डील अब पूरी तरीके से अपनी शक्ल ले चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत और रूस के बीच S-400 को लेकर फाइनल राउंड की बातचीत हो चुकी है और अब यह बातचीत जैसे ही पूरी हो जाती है, हमें एक ऐसा मिसाइल सिस्टम मिलेगा जो कि हमें तमाम दुश्मनों से बचा कर रख सकता है।
S-400 दुनिया के सबसे आधुनिक और मजबूत एंटी मिसाइल सिस्टम में से एक। रूस में बने S-400 ट्रायम्फ को मीडियम रेंज के डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स की फहरिस्त में सबसे बेहतरीन सिस्टम कहा जाता है। इस डिफेंस सिस्टम की भारत को लंबे वक्त से दरकार थी। खबरों के मुताबिक S-400 को लेकर भारत और रूस की बातचीत आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। इस डील की लागत तकरीबन 39,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जो मिसाइल डील पाकिस्तान रशिया से हो रहा है, ये एंटी मिसाइल डिफेंस है। ये लैंड बेस भी हो सकता है और ये सी बेस भी हो सकता है, दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए S-400 जैसा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना बेहद जरूरी हो गया है। मौजूदा हालात में पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में चीन को देखते हुए भारत के लिए इस किस्म के वेपन सिस्टम की बड़ी जरूरत है। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही नसर जो उसकी न्यूक्लियर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है, ये उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं नकार देगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हथियारों के क्षेत्र में भारत और रूस का सहयोग पुराना और भरोसेमंद रहा है और अगर ये डील हुई तो इस दोस्ती के सफर में एक और मील का पत्थर साबित होगी। टीम न्यूज़ नेशन। S-400 डिफेंस सिस्टम को दुनिया के बेहतरीन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में शामिल किया जाता है। आइए आपको दिखाएं कि S-400 की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर की है और ये हवा में 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। S-400 के जरिए हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइल को निशाना बनाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक मोबाइल लॉन्चर पर होता है, जिसकी वजह से इसे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी भी समय इसे बहुत ही कम समय सीमा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इसकी वजह से यह बहुत ही घातक हो जाता है। उत्तर कोरिया से हमले को लेकर लगातार खतरा बढ़ता चला जा रहा है और इस बात को लेकर जापान ने अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल जापान ने अपने संविधान को ताक पर रखते हुए एक ऐसा रक्षा ड्रिल किया है जो अभी तक जापान कभी नहीं कर पा रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब जापान ने अटैक यानी कि डिफेंस नहीं बल्कि अटैक का ड्रिल किया है और इस ड्रिल में दुश्मन देश पर हमले और उसके साथ साथ पलटवार के दौरान नागरिकों को बचाने और मिसाइल शेल्टर्स तक बनाने की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी की वजह से जापान को इस बात का खतरा हमेशा रहता है कि कहीं उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन जापान के किसी इलाके को अपना निशाना ना बना दे, क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों उत्तर कोरिया के तानाशाह के निशाने पर हमेशा रहते हैं। कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। महज 10 साल की जन्नत ने वो कर दिखाया है जो और कर दिखाना चाहती है जिसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से कर रहे हैं, यानी कि स्वच्छ भारत। जन्नत श्रीनगर की डल झील में कई दिनों से उसकी सफाई में लगी हुई है। रोजाना अपने पिता के साथ वो नाव में बैठ जाती है और उसके बाद जन्नत जाली से डल झील में तमाम गंदगी बटोरती है और अपने पिता के नाव में उसे डाल देती है। हर दिन उसका यही काम है। उसकी छोटे हाथ और जिस तरीके से छोटी सी बच्ची डल झील की सफाई में लगी है, ये प्रदर्शित करता है कि आज किस तरीके से लोग अपनी बातों को सामने रख रहे हैं और बच्चों के भीतर स्वच्छ भारत अभियान का असर कितना बड़ा है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि स्वच्छ भारत के लिए इससे बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर और क्या मिल सकता है। और ये बातें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी हिंदुस्तान को स्वच्छ करने के लिए अपनी मुहिम तेज करें। हम सब जानते हैं कि सड़क हादसों में हर साल तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग मारे जाते हैं, जिसमें 90% वो लोग होते हैं जो दोपहिया वाहन पर सवारी कर रहे होते हैं, यानी कि मोटरसाइकिल और स्कूटर। और आप जानते हैं उनकी मृत्यु किस वजह से होती है या उन्हें सबसे ज़्यादा चोट क्यों लगती है? क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते। बड़ा अजीब देश है हिंदुस्तान। यहाँ पर नागरिक अपनी ही सुरक्षा ताक पर रख देते हैं क्योंकि उन्हें हेलमेट पहनने में बड़ी बाधा आती है।
लिहाजा अगर गोरखपुर में पुलिस हेलमेट पहनने वालों को चॉकलेट बांटती है तो अब एक ऐसा शहर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस चालान नहीं काटती बल्कि लोगों को हेलमेट बांटती है और कहती है कि भाई साहब हाथ जोड़ते हैं आपसे, हेलमेट पहन लीजिए ताकि आप सुरक्षित रहें। क्या पुलिस का यही काम रह गया है? हेलमेट के बिना बाइक चलाना हादसे को दावत देने जैसा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। और अब लोग नहीं मानते तो बेचारे पुलिस वाले भी गांधीगिरी पर उतर आते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी ऐसे ही हालात का सामना कर रही है और इसी के चलते उधमपुर में पुलिस वाले बिना हेलमेट वाले चालकों को रोकते नजर आए, लेकिन इनका चालान नहीं काटा गया बल्कि इन्हें बतौर तोहफा एक नसीहत दी गई। ये तोहफा था हेलमेट। पुलिस ने लोगों को हेलमेट पहनाए और संभल कर ड्राइव करने की सलाह दी गई। हमने ये सोचा कि चालान काटने से पहले एक बार एक मौका दिया जाए हर एक और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है और इसमें हमारी तरफ से भी जो असिस्टेंस है वो हम कर पाएं। ये पहनाकर हेलमेट पहनाकर हमें ये मैसेज दिया कि जिंदगी बहुत अनमोल है और उसको बचाए रखना है। पुलिस की गांधीगिरी नजर आई तो कुछ लोगों के दिमाग की बत्ती भी जली। कैमरे के सामने माना कि हेलमेट लगाना जरूरी है। एक लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि हेलमेट पहनना कितना ये अपना जरूरी है। तो ये इसके साथ मैं मतलब इनका थैंक्स करता हूँ कि ऐसा आज एक बहुत अच्छा जो जेके पुलिस ने अपना कदम उठाया। चंद ही दिनों पहले गोरखपुर में हेलमेट लगाने वाले लोगों को पुलिस चॉकलेट देकर प्रोत्साहित कर रही थी ताकि उनकी देखा देखी दूसरे भी हेलमेट लगाएंगे। लोग इस मुहिम से खुश हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी अपनी है, ना कि पुलिस और प्रशासन की। टीम न्यूज़ नेशन। अब ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा जो कि दोपहिया वाहन चलाते जरूर हैं लेकिन हेलमेट पहनने में उन्हें लगता है कि उनका फैशन स्टेटमेंट या स्टाइल स्टेटमेंट खराब हो रहा है। भाई जान बचाइए, जान रहेगी तो स्टाइल है, वरना स्टाइल में ऊपर जाने का रास्ता बनता है। वसंत पंचमी से ब्रज की होली की शुरुआत हो जाती है और बांके बिहारी मंदिर में आज जबरदस्त तरीके से होली खेली गई, गुलाल उड़ाए गए और भक्तों ने आज बांके बिहारी के साथ वसंत पंचमी के इस पवित्र त्योहार को मनाया।